हे एवरीवन, वेलकम बैक टू बाय लर्निंग अकेडमी। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल पे तो देख लिया है ना, कि आखिर ये जो एक बिगिनर होता है, जो सेस एंड जेआरएफ का जो एक बिगिनर है, उसको कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, जो कि वो अपने मिनिमम समय में, ठीक है, काफ़ी कम महीनों में अपने जेआरएफ को ईजिली क्वालिफाई कर सके, राइट। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ स्ट्रैटेजी देखेंगे, जो कि मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो आप उन स्टेप को, ठीक है, अच्छे से अपने एक डायरी में नोट कर लीजिए, ताकि आपको उन सारी चीज़ों को फॉलो करना है, तभी आप अच्छी रैंक यानी कि अच्छे मार्क्स आप ला सकेंगे, और आसानी से आपका फर्स्ट अटेम्प्ट या फिर सेकेंड अटेम्प्ट में ही आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा, राइट। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस ईजिली मिल सके, राइट। सो एक चीज़ और देखिए, ये जो वीडियो है, ऐसा नहीं है कि मैं, जैसे कि मेरा तो बैकग्राउंड जो है वो बीटेक से था, ठीक है, मैंने बीटेक कंप्लीट करने के बाद में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं ये वीडियो सिर्फ बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए, या फिर जिनका बैचलर जो है वो बीएससी है, बीएससी एमएससी या फिर एमबीबीएस, आई थिंक एमबीबीएस वाले भी इस एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं, राइट। सो ये वीडियो सारे, मतलब जिनका बैकग्राउंड यानी कि जो बैचलर है वो किसी भी फील्ड में हुआ हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, एमएससी हो, ठीक है, सारे सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो होने वाली है, राइट। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं, क्योंकि क्या होता है, हर एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो अलग होता है। गेट का सिलेबस अलग है, सीएस एंड नेट जेआरएफ जो है नेट का सिलेबस अलग है, गैट बी जो होता है, डीबीटी, सबका जो सिलेबस होता है वो अलग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है वो उसको अच्छे से डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें देखिए कितनी यूनिट्स हैं। वैसे तो 13 यूनिट्स होती हैं, देखिए उसमें कितनी यूनिट्स हैं, कौन आपको ज़्यादा ईजी लग रहा है। क्योंकि क्या होता है ना इसमें, क्योंकि किसी का क्या होता है, इसमें जो बैकग्राउंड होता है, जैसे कि कोई जूलॉजी से आ रहा है, या फिर कोई एग्रीकल्चर फील्ड से आ रहा है, तो उसका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, तो वो, जैसे कि अब जूलॉजी वाला है तो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो एनिमल फिजियोलॉजी जो एक यूनिट है, तो उसी के अकॉर्डिंग उनका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग यूनिट है, तो वो हर स्टूडेंट का अलग अलग रहता है। तो देखिए आपको अच्छी यूनिट्स कौन सी, आपको कौन ज़्यादा ईजिली आ रही है, तो आप सबसे पहले उस यूनिट को टारगेट कीजिए, ठीक है। मैं एक वीडियो और बनाऊंगी जिसमें आपको बताएंगे कि कौन सी यूनिट हमें सबसे पहले टारगेट करनी चाहिए, वो सभी के लिए रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग अच्छी सी यूनिट्स को सिलेक्ट करिए, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंगली आप प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। देखिए, आप अगर सोच रहे होंगे मैं 5 to 6 यूनिट्स को ही टारगेट कर लूँ, ठीक है, या फिर 6 से 7 कर लें, तो देखिए जितना हो सके आप अच्छे से, मतलब सोचिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स को टारगेट कर सकूँ। बिकॉज क्या होता है, जब आप यूनिट्स को ज़्यादा टारगेट करते हैं तो आपकी जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सोचिए अगर आपने 6 यूनिट्स ही टारगेट की, तो एग्ज़ाम में तो ज़रूरी तो नहीं है कि उस जो यूनिट से क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो आपको आते ही हों, राइट। कभी कभी क्या होता है, वो हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है, तो उस वक्त वो सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ला नहीं सकते हैं मार्क्स, अच्छे परसेंटाइल आप ला सकते हैं, बट ज़्यादा जो चांस होते हैं वो ज़्यादा यूनिट्स को टारगेट करने में होते हैं। बिकॉज क्या हो रहा है ना, आजकल जो एग्ज़ाम पैटर्न है, यानी कि एग्ज़ाम जो है वो थोड़ा सा टफ होता जा रहा है, बिकॉज सो दैट्स वाई आई एम सेइंग दिस कि जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट मोर यूनिट्स, ओके। सो जैसे कि आपको वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है, देखिए, अगर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिए कि आपको सेल्फ स्टडी की तरफ जाना है या फिर आपको कोई कोचिंग ज्वाइन करनी है, ठीक है। सेल्फ स्टडी वाली जो वीडियो है मैं एक दूसरी वीडियो में बनाऊंगी, बट मैं उसकी दूसरी वीडियो बनाऊंगी, बट इस वीडियो में देखिए, अगर आप कोचिंग की ओर जाते हैं, राइट, देखिए, सेल्फ स्टडी और कोचिंग हो गया, कोचिंग कोई भी हो सकती है, ऑनलाइन कोचिंग हो सकती है या फिर ऑफलाइन हो सकती है, दोनों की स्ट्रैटेजी थोड़ी उसको उसके अकॉर्डिंगली तैयारी करना, मतलब प्रिपरेशन करना थोड़ा सा अलग हो जाता है। देखिए, अगर आप, बट मेरे अकॉर्डिंग क्या है ना, आई थिंक आपको कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। इट कैन बी ऑनलाइन और इट कैन बी ऑफलाइन। देखिए, कोचिंग में क्या होता है, जैसे कि एक प्रेशर रहता है हल्का सा, यानी कि हाँ, मुझे ये चीज़ें टीचर के अकॉर्डिंग कंप्लीट करते रहना है। बट सेल्फ स्टडी में आप ईज़िली
लेकिन हाँ, आपको हार्ड वर्क सेल्फ स्टडी में बहुत बहुत करना होता है, राइट, क्योंकि वहाँ पे आपको बताने वाला कोई नहीं रहता है, ठीक है। तो अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका सिलेबस बहुत ही टाइम से पहले, ठीक है, टीचर के अकॉर्डिंगली वो सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है और आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आपको कोचिंग ऑनलाइन ज्वाइन करनी है या फिर ऑफलाइन। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक, यानी कि किस टाइप की कोचिंग बेटर रहती है, लाइक ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, तो आप मुझे कमेंट करिए। मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि आपको बताएंगे कि मैंने कोचिंग कैसे किया था, ऑनलाइन की थी या ऑफलाइन, और कौन सा बेस्ट रहता है ऑप्शन। सो जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दिस टॉपिक। ओके, सो द थर्ड पॉइंट इज़ दैट मेक योर नोट्स। देखिए, नोट्स जो है वो प्रॉपर नोट्स आपको कैसे बनाने हैं। देखिए, एक तो होता है शॉर्ट नोट्स, ठीक है, एक होते हैं लॉन्ग नोट्स। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो कॉमन सी बात है, वो नोट्स आपको देते हैं, राइट, इन द PDF फॉर्म हो गया या फिर कोई बुक हो गया है, मतलब अपने अकॉर्डिंगली लॉन्ग नोट्स तो आपको देते ही हैं, तो आप उनको अच्छे से प्रेफर करेंगे ही। खैर, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं शॉर्ट नोट्स। देखिए, शॉर्ट नोट्स तो आपको बनाना ही बनाना है। ये शॉर्ट नोट्स बनाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। देखिए, ये आपको एंड मोमेंट पे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, जब आपका सोच से एग्ज़ाम 1-2 महीने के बाद है या फिर 6-7 दिनों के बाद है, तो आप बहुत ही ईज़िली उनको रिवाइज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आपको लॉन्ग PDF या फिर नोट्स पे आपको नहीं जाना पड़ेगा। आप मतलब ईज़िली आप अपने शॉर्ट नोट्स को देखिए, उठाइए, ठीक है, पेज पलटते रहिए और आसानी से आपके माइंड में रिकॉल होते रहेंगे। बट ज़रूरी नहीं है कि आपने आज नोट्स बना लिया, शॉर्ट नोट्स, ठीक है, आप बनाते गए और उसको फिर 3 महीने के बाद रिवाइज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको ऐसे तो चीज़ें याद नहीं होंगी, आपको क्या है, कंटिन्यू रिकॉल करना पड़ता है, उस चीज़ के लिए रिवीजन करना पड़ेगा, देन ओनली आप एग्ज़ाम के टाइम पे आसानी से उसको याद कर पाएंगे। खैर, ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट इज़ सॉल्व PYQs। देखिए, प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप PYQs को सॉल्व करते हैं तो आपको क्या होता है ना, उस चीज़ का आइडिया लग जाता है कि हाँ, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखिए, PYQs को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आप अच्छी सी कोई बुक ले लीजिए। बहुत सी बुक्स आती हैं मार्केट में, आप किसी भी बुक को ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हार्ड कॉपी नहीं चाहिए है तो आप सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लीजिए, आप अपने PDF फॉर्म में रख के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। बट देखिए, अगर आप हार्ड कॉपी लेते हैं तो उसके भी कुछ बेनिफिट्स हैं, बट अगर आपको सॉफ्ट कॉपी में पढ़ना अच्छा लगता है देन आप उसके लिए भी जा सकते हैं। हाँ, तो ये हो गया PYQs सॉल्व करना। देखिए, PYQs आप ज़रूर करिए, ठीक है। आपको उससे बहुत से क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, और कुछ क्वेश्चंस यानी कि जो कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो रिपीट होते ही होते हैं, तो PYQs को ज़रूर सॉल्व करिए। और हाँ, इसी में आपको पार्ट A भी इंक्लूड करना है, पार्ट A को, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, उसको आपको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। उसमें अगर आप 5 to 6 मार्क्स हो गया, मैं कम से कम बता रही हूँ, या फिर 10 नंबर भी ले आते हैं तो आपकी अच्छी रैंक बूस्ट हो सकती है, आप अच्छी रैंक पे जा सकते हैं, राइट। सो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं कि वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो दैट इज़ कंसिस्टेंसी। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कंसिस्टेंसी जो है। एक टॉपर को, अगर वो टॉपर फॉलो नहीं करता है, जिसके बैच इंटर में यानी कि 12th में या फिर 10th में, भले ही वो 99% लेके आया हो और अब, ठीक है, या बैचलर में बहुत ही टॉपर रहा हो, अगर वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करेगा, दैट इज़ कंसिस्टेंसी, वो एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं कर सकता है। और वही एक बच्चा जो कि एवरेज रहा है लाइक मी, ठीक है, मैं हमेशा से ग्रेजुएशन में और इंटर 12th में नॉर्मली रहती थी, कुछ खास नहीं। तो अगर वो बच्चा यानी कि वो स्टूडेंट जो बहुत ही एवरेज है, कभी मतलब ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं किया, मतलब कोई कुछ स्पेशल नहीं किया, कभी टॉप नहीं किया, नॉर्मली रहा 80% से 84% के आसपास, तो फॉलो करेगा, वो उस टॉपर से आगे निकल सकता है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट की, ठीक है, फॉर दिस एग्ज़ाम। सो द कंसिस्टेंसी इज़ द मेन थिंग, ओके। आपको कंसिस्टेंसी आपको रेगुलर मेंटेन करके रखना है, ठीक है। अगर आप कंटिन्यूसली, जैसे कि ज़रूरी नहीं है आप एक दिन में, यानी ज़रूरी नहीं है कि आप कंटिन्यू पूरा एक सप्ताह आपने बहुत सारा पढ़ा, फिर 1 वीक आपने नहीं पढ़ा, या फिर 4 दिन आपने पढ़ा, फिर 10 दिन आपने नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं है। आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक दिन में अगर आप 4 से 5 घंटे भी पढ़ रहे हैं या फिर 2 से 3 घंटे,
तो वो आपको डेली कंटिन्यू आपको मेंटेन करना ही है, तभी आप इस चीज़ को अच्छे से ईज़िली आपको चीज़ें लर्न रहेंगी, ठीक है, और आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे एग्ज़ाम में। तो इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा, कंसिस्टेंसी आपको नहीं छोड़ना है, इसको नहीं तोड़ना है, ठीक है, पूरा आपको कंसिस्टेंट रहना है टिल द एग्ज़ाम, ठीक है, टिल द एग्ज़ाम आपको पूरा कंसिस्टेंट होके पढ़ना है। फिफ्थ पॉइंट इज़ दैट इज़ डू रिवीजन मल्टीपल टाइम्स। आप अगर रिवीजन मल्टीपल टाइम करेंगे, देखिए क्या है ना, ये जो एग्ज़ाम है इसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा है, सारी चीज़ें इसमें आपको दे दी गई है, आपको सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर आप जैसे कि रिवीजन नहीं करेंगे तो क्या होता है ना, सारी चीज़ें जितनी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो हमारे माइंड में क्या उसको बोलते हैं, हौच पौच हो जाता है, खिचड़ी बन जाएगी अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे। तो जितना हो सके, जैसे कि आपने आज ये टॉपिक पढ़ा, ठीक है, तो उसको आप रिवाइज करिए डेली। जैसे कि ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ही पूरा पढ़े जा रहे हैं, आप ऐसे बेसिस कर करके पढ़ सकते हैं, कोई वो नहीं है, ठीक है। एक बार क्या है, आपको अपनी नज़रों के सामने से उसको गुजारना है ताकि आपको अच्छे से वो माइंड में रिकॉल हो जाए और आपको याद हो जाए कि हाँ, ये कुछ दिन पहले मैंने ये टॉपिक पढ़ा भी था। अदरवाइज़ आप भूल जाएंगे तो आप भूल ही गए पूरी तरह से। तो क्या करना है आपको, रिवीजन तो पूरा मेंटेन करके रखिए, ठीक है। जितना ज़्यादा आप रिवाइज़ करोगे, जितना ज़्यादा आप रिवाइज़ करेंगे, उतना ज़्यादा आपको चीज़ें माइंड में आपके बैठ रहेंगी और आपको याद रहेगा एग्ज़ाम में भी। भले आप जैसे कि देखिए क्या होता है ना कि हमको लगता है कि एग्ज़ाम तो 4 से 5 महीने के बाद है, तो मैं रिवाइज़ क्यों करूँ, बाद में कर लेंगे, यानी कि जब 1 महीना बचेगा तो पढ़ लेंगे। देखिए ये तो गलत है, बिल्कुल मत करिएगा। अगर आप एंड मोमेंट पे सब कुछ रिवाइज़ करेंगे, आपने सोचिए अगर 1 महीना आज अपने सारे नोट्स बना के रख लिए, 1 महीने में सारा बना के रख लिया शॉर्ट नोट्स और सब प्रिपेयर कर लिया, सोचेंगे कि 2-3 महीने के गैप है, पढ़ते रहें, लास्ट में रिवाइज़ करेंगे। तो अगर आप ऐसा करोगे ना, तो एग्ज़ाम में आपके लिटरली कुछ समझ नहीं आएगा। सो कोशिश ये करिए, जितना आपने प्रिपरेशन किया है, जितने आपने नोट्स बनाए हैं, उसको आप टाइम टू टाइम उसको रिवाइज़ करते रहें। मैक्सिमम आप 2 से 3 दिन या फिर 4 से 5 दिन आप उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। 4 से 5 दिन के बाद आपको ज़रूर उस नोट्स को, ठीक है, जो भी आपने प्रिपेयर किया है, हैंड रिटन हो या फिर कैसे भी हो, आपको एक बार अपनी नज़रों के सामने से उसको गुजारना ही है, राइट, ताकि आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और क्योंकि क्या होता है ना, जैसे कि हम लोग किसी चीज़ को देखते हैं, कोई देखते हैं अगर हाँ ये टॉपिक लिखा है तो वो डायग्राम उस जगह पे था, उस कलर का था, हेडिंग ये पड़ी थी, तो माइंड में आता रहता है। तो अगर ऐसे आप याद करेंगे, एग्ज़ाम में वो टॉपिक अगर आ गया तो आपको ईजिली याद आ जाएगा उस वक्त पे। सो गाइस, ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ थी और स्टेप्स थे जो कि आपको फॉलो करना है, देन आप अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आप कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, अगर आप कोई चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, देन आप कमेंट करिए, ठीक है, आपको वीडियो मिल जाएगी आसानी से। तो सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।